हेलो। आज की वीडियो में भी हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं ऑन फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज या EBIT-EPS एनालिसिस, जिसको हम कह सकते हैं कि EBIT और EPS का एनालिसिस हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स की ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंसिंग के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स हैं। तो उसमें जो है वो एक EBIT लेवल पर कौन सा प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, वो आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि XYZ कंपनी हैज़ करेंटली एन इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹40 लाख की अभी जो है वो कंपनी के पास 40 लाख रुपए की कैपिटल है, और वो जो 40 लाख की कैपिटल है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच की 100 रुपये का एक शेयर और 40,000 शेयर्स में वो डिवाइडेड है, और 40 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल अभी कंपनी के पास है। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर ₹30 लाख की मैनेजमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि 30 लाख रुपए जो है वो और इशू कर लिए जाएँ, फर्दर जो है वो 30 लाख रुपए जो है वो रेज किए जाएँ टू फाइनेंस अ मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वन ऑफ 3 फाइनेंशियल प्लान्स कि उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, और 30 लाख रुपए जो है वो 40 लाख रुपए की तो अभी कैपिटल है उनके पास, इक्विटी कैपिटल है, बट 30 लाख रुपए कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए और ज़रूरत है, मेजर कोई एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए 30 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो उसके लिए 3 प्लान्स हैं कि एक पहला जो प्लान वो कह रहे हैं कि हम जो है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर से ले लेते हैं कि 30 लाख रुपए और चाहिए तो 30 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दें। दूसरा जो ऑप्शन है उनके पास कि वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपीज़ के तो हम इक्विटी शेयर्स इशू कर दें, ₹10 लाख एंड इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड बैलेंस इन 9% डिबेंचर्स की 10 लाख अगर हमने यहाँ से ले लिए तो बाकी बचे 20 लाख के हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, 10 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। तीसरा प्लान क्या है उनका कि वो कह रहे हैं कि 15 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं 100 ईच वाले, और बैलेंस यानी कि 15 लाख अगर आपने इक्विटी से ले लिया है तो यानी कि बाकी बचे आपके 15 लाख, वो 15 लाख जो है आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इशू कर लें, और प्रेफरेंस पे जो आपको डिविडेंड पे करना है दैट इज़ 5%। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है 9%, और प्रेफरेंस पे अगर आप डिविडेंड की बात करते हैं तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि थर्ड प्लान में 5% ही पे करना पड़ रहा है। अब हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है कि द कंपनी इज एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का कितना है, 15 लाख रुपए है। Assuming the corporate tax rate of 50%, you are required to determine EPS and comment on the financial leverage that will authorized under each of the above scheme। कि आप बताएं कि ये जो आपके पास जो है वो 15 लाख रुपए का अगर EBIT है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 15 लाख का है, तो उस 15 लाख पे कंपनी का अगर टैक्स रेट 50% है तो आपने बताना है कि उनका EPS जो है वो इन तीनों प्लान्स के अकॉर्डिंगली EPS कितना रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप बताएं कि फाइनेंशियल लिवरेज का कौन सा जो है वो प्लान उनको जो है वो इस्तेमाल करना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कि लिवर्ड प्लान जो उनका है कि लिवरेज का अगर वो इस्तेमाल करते हैं कि इक्विटी के साथ साथ क्या है डिबेंचर्स का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट उनके अर्निंग पर शेयर पर रहेगा, और कौन सा प्लान उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, वो आपने जो है वो बताना है। तो इसके लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एक सिंपल सा फॉर्मेट हमारा बनेगा। पहले हम जो है क्या कैलकुलेशन करेंगे, हमने कैलकुलेशन करनी है EPS की और फाइनेंशियल लिवरेज की, EPS की और फाइनेंशियल लिवरेज की। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद है आपको? फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज EBIT EBIT डिवाइडेड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, उससे जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो आपके पास आ जाती है। तो हमने जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी कैलकुलेट करनी है, EPS भी कैलकुलेट करना है, और उसके बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कमेंट करके बताना है कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे पास जो है प्लान 1, 2, 3 3 प्लान जो है वो क्वेश्चन में दिए गए थे आपके पास, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, तीनों प्लान्स हैं। तो तीनों प्लान्स में जो है अब इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं कितने कितने हैं, इक्विटी शेयर्स कितने कितने आएंगे। पहला जो है हमारा एग्जिस्टिंग है 40 लाख रुपीज़ के जो है वो 40,000 जो है वो इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, 40 लाख रुपीज़ के जो है वो इक्विटी शेयर्स पहले से हैं। तो प्लान 1 में भी 40 + 40 एंड 40, तो तीनों प्लान्स में 40 जो एग्जिस्टिंग है वो। अब हमारे पास जो नया प्लान था, नए तो 30 लाख चाहिए। पहले वाले प्लान में हम कह रहे हैं कि 30 के 30 हमने जो है वो इक्विटी से ले लिए, तो 30 के 30 इक्विटी से ले लिए। तो प्लान 1 में जो है वो इक्विटी शेयर्स जो कैपिटल है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लें आप यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल लैक्स में जो है वो आपके पास रुपीज़ इन लैक्स, तो 40 + 30 यानी कि 70 लाख रुपीज़ जो है वो प्लान 1 में है। प्लान 2 में क्या है कि 10 लाख का आपने इक्विटी शेयर इशू किया है, तो 10
लाख और आपके ऐड हो जाएंगे, 40 + 10 50 लाख हो गए। और थर्ड प्लान में आपने 15 लाख के जो है वो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो 40 + 15 दैट इज़ 55 लाख जो है वो आपके पास इक्विटी शेयर्स हो गए। क्लियर। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 ईच है, तो आपके पास जो है वो 70 लाख डिवाइडेड बाय 100 70,000 आ जाएगा। 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो 50,000 इक्विटी शेयर्स आ गए। 55 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 55,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, तो आप चाहें तो वो पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लैक्स लिखने की बजाय इसके आगे जो है वो ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं और कंप्लीट जो है वो फिगर इसकी लिख सकते हैं 50 लाख। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम था, इसलिए मैंने जो है वो लैक्स यहाँ पे लिख दिया और इसकी कैलकुलेशन इस तरह से की है। और ये इक्विटी शेयर्स हमने यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली जब हमें लास्ट में EPS निकालना होगा, अर्निंग पर शेयर निकालना होगा, तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए, हर एक प्लान में कितने कितने इक्विटी शेयर्स हैं, ताकि हम अर्निंग पर शेयर निकाल सकें। तो इसलिए हमने जो है वो पहले ही स्टार्टिंग में निकाल लिया है कि हमारे पास जो है वो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं प्लान 1 में, 2 में और 3 में। तो 70,000, 50,000 एंड 55,000। और जो हमारे पास पहले वाला प्लान है, इसमें हम कोई भी और सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं, और नई जो सिक्योरिटीज़ हमने इशू करनी है प्लान 2 के अकॉर्डिंगली 9% डिबेंचर्स हैं। और 9% डिबेंचर्स कितने लाख के हैं, क्योंकि 30 लाख हमें टोटल चाहिए, 30 लाख के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। 10 लाख रुपए हमने इक्विटी शेयर से ले लिए, तो यानी कि बैलेंस कितना बचा आपका 20 लाख रुपए। वो 20 लाख रुपए जो है वो आपने किससे लेने हैं, 9% डिबेंचर से, वो लिखेंगे प्लान 2 में। प्लान 1 में डिबेंचर्स नहीं है, इसलिए हमने नील कर दिया। और प्लान 2 में 9% डिबेंचर्स इशू करने हैं, 20 लाख के रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, लैक्स में है। और प्लान 3 में जो है वो अमाउंट नील है, ठीक है। देन प्लान 3 में क्या है कि 15 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, तो बाकी कितने बचे, 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5% वाले, तो 5% प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो प्लान 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, प्लान 3 में ही जो है वो आपके पास 15 लैक्स के जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यहाँ पे प्लान 1, 2, 3 में अलग अलग हैं। हो सकता है कि आपके पास जो है वो प्लान 2 में आप इक्विटी भी इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस भी इशू कर रहे हैं, डेट फंड्स भी हैं, तो हो सकता है कि एक ही प्लान में जो है वो 2-3 चीज़ें हो, तो आप जितनी भी अमाउंट उसकी जिस प्लान के अकॉर्डिंगली बनती है वो आपने उस कॉलम के अंदर जो है वो लिख लेनी है। बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगल ही दिया हुआ था कि इक्विटी शेयर्स प्लान 1 में थे, वो हमने वहाँ कैलकुलेट कर लिए। डिबेंचर सेकंड प्लान में थे, तो सिर्फ हमने सेकंड में लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड में कुछ नहीं लिखा। प्रेफरेंस जो थी वो सिर्फ थर्ड ही प्लान में थी, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में भी हमने कुछ नहीं लिखा है। बट अगर है तो हम उसकी अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन अब स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने जो बेसिक था कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देख लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स क्या क्या है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, कितनी कितनी अमाउंट का है वो हमने निकाल लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। आप चाहें तो इसको अपना एक अलग टेबल बना सकते हैं जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का है, और कैलकुलेशन ऑफ EPS के लिए आप अलग नया टेबल भी जो है वो बना सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ EPS के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वेश्चन में आपके पास कितना दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में वो कह रहे हैं कि दैट इज ₹15 लाख, 15 लाख रुपए का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमने वो 15 लाख ले लिया। तो प्लान 1 यूज़ करें, प्लान 2 यूज़ करें, प्लान 3 यूज़ करें। तो जैसे आपको पता है कि ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते, कि आपने वो चाहे वो जो भी आपके पास 70 लाख और 70 लाख जो आपने इशू करने हैं, तो वो चाहे आपने प्रेफरेंस से लिए हैं, इक्विटी से लिए हैं, डेट फंड से लिए हैं, उससे कंपनी की ओवरऑल टोटल अर्निंग्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इसी वही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लान 1 में भी 15 लाख है, प्लान 2 में भी 15 लाख है, और टोटल अर्निंग्स जो है वो कंपनी की जो EBIT है वो प्लान 3 में भी 15 लाख है। तो उसके ऊपर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बट ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, अलग अलग सोर्सेज से जो फंड्स लिए, इसकी वजह से जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो अलग अलग आएगा। अब आप देखेंगे कि प्लान 1 में अलग होगा, प्लान 2 में अलग होगा, प्लान 3 में जो है वो अलग आएगा। हो सकता है किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो EBIT जो है वो ओवरऑल कंपनी का तीनों प्लान्स में सेम रहेगा, कि वो आप फंड्स चाहे इक्विटी से ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, डिबेंचर से ले लो, डेट से ले लो, लोन से ले लो, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फर्स्ट प्लान में आपके पास जो है वो डिबेंचर्स नहीं है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे नील आ गई। सेकेंड जो प्लान है उसमें 20 लाख 20 लाख रुपए के आपके पास डिबेंचर्स हैं, और 20 लाख का अगर आप 9% कैलकुलेट करेंगे, किसका, 20 लाख का 9% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 1,80,000। 20 लाख रुपए का अगर आप 9% कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 1,80,000। तो 1,80,000 या 20
लिखा है और ये लैक्स में है, तो 20 लाख रुपए हैं सेकंड प्लान में, उसका 9% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1,80,000 आ गया आपके पास इंटरेस्ट। और थर्ड प्लान में जो है वो डिबेंचर्स नहीं है, डेट कैपिटल नहीं है, डेट फंड्स नहीं है, तो आपकी अमाउंट यहाँ पर जो है वो नील आ गई। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस कर दिया तो अब हमारे पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से हमने जो है वो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, यहाँ पे था ही कुछ नहीं, तो 15 लाख में से नील माइनस किया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 15 लाख आ गई। इसमें से हमने इतना इंटरेस्ट पे किया था, अब हमारे पास अर्निंग्स बच गई हैं 13,20,000। इसमें भी यहाँ पर पास इंटरेस्ट अमाउंट नहीं थी कुछ भी, तो 15 लाख जो है वो हमारे पास बैलेंस बच गए। अब इसके बाद जैसे आपको पता है कि जो स्टेप्स हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आप क्या माइनस करते हैं, टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से ही आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज़ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमने इंटरेस्ट में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई है। अब इसके बाद हमने टैक्स पे करना है, और टैक्स रेट जो है वो हमें यहाँ पर कंपनी का बताया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 50% है, कंपनी का टैक्स रेट जो है वो 50% है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब जो है वो 50% टैक्स पे कर देते हैं, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। 15 लाख का 50% 7,50,000, 13,20,000 का 50% हो गया आपका 6,60,000, और 15 लाख का जो है 50% आ गया 7,50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिफरेंस ले लिया आपने, 15 लाख माइनस 7,50,000, 7,50,000 रुपये बच गए। 13,20,000 में से 6,60,000 माइनस किए, 6,60,000, 6,60,000 बच गए। 15 लाख में से 7.5 लाख माइनस कर दिए, आपके पास जो है वो 7,50,000, 7,50,000 जो है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो बच गई। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या पे करेंगे आप पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं, टैक्स आप पे कर चुके हैं, उसके बाद जो है वो अब पहला राइट किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा, 15 लाख का 5%। कितना पे करना है आपने, 15 लाख का 5% जो है वो आप पे करेंगे, यानी कि 75,000 जो है वो आपको पे करना है इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड। तो वो हमने जो है अर्निंग आफ्टर टैक्स कंटिन्यूटी में लिख लिया, जितना हमारे पास यहाँ पे आया हुआ था 750, 660 एंड 750, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हमने माइनस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे, सेकंड वाले में नहीं थे, थर्ड वाले प्लान में थे, 15 लाख के थे, 15 लाख पे 5% यानी कि 75,000 जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे कर दिया। अब आप इंटरेस्ट भी पे कर चुके हैं, टैक्स भी पे कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड भी पे कर चुके हैं, तो अब जो अर्निंग्स बची है दैट इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब जो अर्निंग्स बची हैं वो किसके लिए हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 7,50,000 माइनस नील 7,50,000 रह गया, 6,60,000 माइनस नील 6,60,000, एंड 7,50,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 6,75,000 रह जाएगा। अब हमें देखना है कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 70,000, 50,000 एंड 55,000। तो यहाँ पे हमने दोबारा से लिख लिया इनको, अर्निंग पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 70,000, 55,000 एंड 50,000। अब इस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको हमने ए लिख दिया यहाँ पे, ये ए इक्विटी फॉर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस ए को इस बी से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ गया हमारे पास। इसको इससे डिवाइड किया 10.71, इसको इससे डिवाइड करेंगे 13.26, 75,000 को जो है आप 50,000 से डिवाइड करेंगे तो 12.27। तो अब अर्निंग पर शेयर जो है वो आपके पास आ गया। और दूसरा हमें निकालने के लिए कहा था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमें कैलकुलेट करनी है, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBT। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये वाला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स से उसको माइनस करना है। तो प्लान 1 के लिए 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 1 आ गया, प्लान 3 के लिए भी 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख दैट इज ऑल्सो 1, और प्लान 2 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 13,20,000, 15 लाख डिवाइडेड बाय 13,20,000, ये आपका आ जाएगा 1.136। ठीक है, तो ये हमने जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इस तरह से निकालनी है।
फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, और वो आप चेक कर सकते हैं कि EBIT EBIT कितना है, देन उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, उल्टा नहीं कर देना फिर गलत हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता था कि जो है आप देख लें कि कौन सा प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल वही प्लान है जिस प्लान से जो है वो अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम है। अर्निंग पर शेयर कौन से प्लान में मैक्सिमम है, प्लान 1 2 3 कौन से में मैक्सिमम है, यहाँ पे 10 रुपीज़ के नियर अबाउट है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 13 है। दैट मीन्स कि प्लान 2 जिसमें EPS जो है वो हाईएस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। दैट मीन्स कि उसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमम है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम बात करें तो वो भी जो है इसमें ये फर्म का जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है। दैट मीन्स दिस इज़ मोर या हाईएस्ट लिवरेज अमंग 3 प्लान्स की, जो भी तीनों प्लान्स हैं उसमें इस प्लान में जो है वो लिवरेज ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि कंपनी को जो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए वो प्लान 2 यूज़ करना चाहिए। और प्लान 2 यूज़ करने का मतलब है कि उनको जो है वो 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड 20 लाख रुपीज़ फ्रॉम 9% डिबेंचर्स। तो ये वाला प्लान अगर वो यूज़ करते हैं तो अपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली लास्ट में आपने कमेंट करके बताना है कि क्या रिजल्ट्स आपके रहे हैं। तो सिंस द EPS एज वेल एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज हाईएस्ट इन प्लान नंबर 2, इट शुड बी एक्सेप्टेड कि प्लान 2 में EPS भी हाईएस्ट है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी हाईएस्ट है, तो कंपनी को ये वाला प्लान एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड द कंपनी शुड रेज 10 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, जो उसमें प्लान में कहा गया था कि 10 लाख इक्विटी शेयर से और बाकी के 20 लाख रुपए जो है वो 9% डिबेंचर से जो हम इशू कर लें। तो इस तरह से जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। डेट फंड्स का, फिक्स कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करके जो है हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि टोटल जो अर्निंग्स थी कंपनी की 15 लाख रुपीज़ थी, कोई चेंज नहीं था, तीनों प्लान्स में सेम अर्निंग्स थी। और टोटल इन्वेस्टमेंट भी हमारी 70 लैक्स की थी, यहाँ पर 70 लैक्स टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 50 + 20 70 लैक्स की इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पर भी 55 + 15 70 लैक्स की टोटल इन्वेस्टमेंट थी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे टोटल रिटर्न तो आपकी सेम थी, बट क्या है कि वो डेट इक्विटी का जो आपने मिक्सचर यूज़ किया है, फिक्स कॉस्ट फंड्स का यूज़ किया है, तो उसकी वजह से जो है वो अर्निंग पर शेयर में डिफरेंस आ गया। जब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का इस्तेमाल किया था 10 रुपीज़ 71 पैसा आपको मिल रहा था, और अगर आपने उसके साथ प्रेफरेंस शेयर यूज़ कर लिए थे तो आपकी अर्निंग्स 10 रुपीज़ 71 पैसा से 12.27 पैसा होगी, बढ़ गई थोड़ी सी। और दूसरा, अगर आपने डेट फंड्स यूज़ किए थे और उसकी वजह से अर्निंग्स जो है वो आपकी और ज़्यादा जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। बेशक हमारे तीनों प्लान्स में जो है टोटल जो अर्निंग्स थी, EBIT जो है वो सेम था, बट ड्यू टू दिस कैपिटल स्ट्रक्चर अर्निंग पर शेयर जो है वो चेंज हो गया। दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज का मेन ऑब्जेक्टिव कि हमने क्या है कि फिक्स कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करते हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ाना होता है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आपका दैट इज़ EBIT अपॉन EBT, उससे जो है आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी फर्म जो है वो कितनी लिवर्ड है, या कौन सा प्लान जो है वो कितना लिवर्ड प्लान है, किसमें डिग्री ऑफ लिवरेज जो है वो ज़्यादा है। तो आई थिंक कि अब आपको फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। और इन केस कोई डाउट है तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।